आपने काफ़ी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, वजह क्या है? इसको रोकने की बजाय हम ये देखते हैं कि इसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए खास टर्म यूज होती है, इसको कहा जाता है ईव टीजिंग, और ये बाकायदा कानून में इसकी सजा मुकर्रर है। तो खुद आपने भैंस बदला, बुर्का पहना, नकाब लगाया और उन लड़कों को बेनकाब किया। लड़के तो कम थे, 40 प्लस के, उसके बाद के एज के जो मर्द हजरात थे वो ज्यादा थे। तुम हवस के पुजारी बने हुए थे, वहां से तुम्हारी रले टपक रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर इतनी गोरी चमड़ी लेके कोई बाहर निकलेगी औरत, उसको तो देखेंगे लोग। जो लड़कियां या औरतें खड़ी हुई होती हैं, ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। मज़ार कायद हो गया, जमजमा हो गया, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने औरतों का अच्छा भला एक ग्रुप है, तुम्हें 2000 रुपए 1 घंटे के मिलते। ये खवातीन हैं जो ये खवातीन घेरती हैं, और उनको मैंने पकड़ा है। गैर मकामी लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। साउथ पंजाब से आ रहा है, बहावलपुर की पट्टी है, बहावल नगर की पट्टी है, मुल्तान की पट्टी है, बहुत बड़ी सप्लाई होती है यहाँ उसका मैं तो गैंग हुआ फिर पूरा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात है। प्योरली इसके लिए सिर्फ ये कहा जाएगा माफिया है। इस फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। ओ भाई फकीर, यहाँ पे कराची में बहुत बड़ा माफिया है। आप प्रोग्राम करने गई थी, चाचा मिल गए थे, वो चाचा की तो कहानी आती ओ माय गॉड, वो चाचा ने जो है ना हत्ती बोट लगाई, मन के हत्ती लगाई। मुझे बुरे तरीके से वायरल करके वो खुद कब्र में चले गए हैं। नादरा वाला वाक़या भी आप बताते हैं, जब आप गई थी प्रोग्राम करने। या तो मैं फिर सहाफ़ी रहती या मैं फिर इंसान रहती, तो मैंने इंसान बनना ज़्यादा मैंने मुनासिब समझा। ये है इनका एटीट्यूड, ये है गदागरी और जो लड़कियां सप्लाई वाला जो नेटवर्क है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में छोड़ने के लिए आते हैं। ऐसी पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है, यकीन करें कामरान साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ गई यार, इतनी अच्छी को इनको एक पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मिली हुई है यहाँ पर। आपको याद होगा मज़ार कायद में भी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन। मैं आपसे यही बात कहना चाह रही थी कि अगला जो मेरा पॉइंट था ना, वो था मज़ार कायद। माजरत के साथ हम पुलिस को हम इन्फॉर्म करके गए हैं, वहाँ पे पहले से इत्तला पहुँच जाती है और वो गायब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी अखबार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान कामरान शेख आपकी खिदमत में है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माशरे में फैली एक ऐसी गैर अखलाक़ी हरकत और ऐसी गैर अखलाक़ी हरकत जो कि हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रही है। बेरारवी, अगलामबाजी और इससे जुड़े मुख्तलिफ मसाइल, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तेज़ी से तबाह हो रही है। मेरे हमरा स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, जिन्होंने शहरी बुनियादी मसाइल पर बेतहाशा काम करने के साथ साथ जो आज का हमारा मौजू है, इस मौजू पर भी बेतहाशा काम किया। सीनियर एंकर पर्सन हैं और एक निजी टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है। खासी तवील अरसे से जो है ये मुख्तलिफ मसाइल उजागर कर रही हैं। हम इनको अक्सर टेलीविज़न पर भी देखते रहते हैं। माशरे की इस बेरारवी को बेनकाब करती रहती हैं और मसरूफ़ अमल रहती हैं। सीनियर एंकर पर्सन सायमा कवल मेरे हमरा। अस्सलाम वालेकुम सायमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कामरान? अल्लाह का शुक्र है। सायमा, एक तो मंशियात की लानत है जो कि हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रही है, और उसके साथ साथ उससे जुड़े कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें बेरारवी है और गैर अखलाक़ी हरकत हैं। आपने काफ़ी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं ऐसे मसाइल पर, और हमने देखा कि आपने इन बुराइयों को काफ़ी दिखाया है और ऐसे लोगों को बेनकाब किया है। वजह क्या है? इसको रोकने की बजाय हम ये देखते हैं कि इसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सो वेरी मच कामरान। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। कामरान, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो गैर अखलाकी इस तरह की हरकत होती हैं, जिसका अमूमन शिकार जो होती हैं वो हमारी ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो इसके लिए ख़ास टर्म यूज़ होती है, इसको कहा जाता है ईव टीजिंग, और ये बाकायदा कानून में इसकी सज़ा मुकर्रर है और अच्छी खासी सज़ा मुकर्रर है। अब आप कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह कुछ ये होती है कि सिर्फ यही नहीं कि आप जो है वो नशा कर रहे हैं, नशे की हालत में आपने किसी खातून को या किसी इस तरीके से कोई जिसे कि अनअप्रोप्रिएट वे में किसी को कोई जुमला बोल दिया या आपने हिरासा कर दिया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह, जब मैंने ये प्रोग्राम्स किए ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी क्या वजह है। मतलब हम इतना पकड़ रहे हैं, इतने स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ अरसे के बाद थम के कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुरके के नीचे साइमा कमल हो या फिर वो इस तरह कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रही हो। बाद में जब मेरी बात हुई है माहिर नफ्सियात से, उन्होंने कहा देखिए कि हम लोग ये याद रखिएगा कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, कामरान, देखिए हम इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे कोई अगर शख्स ये कहेगा ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, झूठ बोल रहा है।
अब वो फ्रस्ट्रेशन में उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या वो नशा करेगा या फिर उसके दिल की एक होगी कि यार मैं मतलब ये अपना फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो मैं बाहर जाकर जो कोई खातून आ रही हैं जा रही हैं या फिर कोई इस तरह की गैर अखलाकी इस तरह की सरगर्मियों का हिस्सा बनकर या किसी को बनाकर मैं अपनी ये फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता हूँ। साइमा, हमने देखा गली मोहल्लों में भी काम किया, कभी पानी बिजली गैस एक बुनियादी मसाइल पे, फिर हमने ये देखा कि आपने सड़कों पे खड़े होकर ख़ुद आपने भैंस बदला, बुर्का पहना, नकाब लगाया और उन लड़कों को बेनकाब किया। तो ये आप अपना तजुर्बा शेयर करें कि आपने क्या देखा। अच्छा, लड़के तो कम थे, लड़के थे ऐसी बात नहीं है, 40 प्लस के उसके बाद के एज के जो मर्द हजरात थे वो ज़्यादा थे। अच्छा। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, मैंने जब ये स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया 2022 में मैंने पहला अपना स्टिंग ऑपरेशन किया था ईव टीजिंग का। ईव टीजिंग के लिए मैंने बुर्का उसमें पहना और मैं उसमें खड़ी हुई। कौन सी शारा पे खड़ी हुई थी आप? मैं कौन सी शारा में खड़ा नहीं हुई इस वक्त, आप ये सोचिए कि वो तकरीबन मेरी 5 दिन की शूट होती थी। 5 दिन में मैं तकरीबन कराची के हर उस इलाके के अंदर जहां पर खवातीन का निकलना होता था, मज़ार कायद जहां पर मेरे ख्याल में कि वैसे भी हमारी नजरें झुक जानी चाहिए, वहां पर, फिर उसके बाद जमजमा, फिर उसके बाद जौहर, फिर कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ खवातीन की फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर वो बेचारी काम करती हैं, उनकी तरफ से जब पहला हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था तो दूसरे स्टिंग ऑपरेशन का बाकायदा हमें उसका फीडबैक दिया गया था कि भाई अब जब आप करें ना तो इन इलाकों में आइए। अच्छा। अब जब मैं वहाँ पर गई हूँ, अच्छा मुझे अंदाज़ा उस वक्त इतना नहीं था जब हम कर रहे थे, मुझे पता था क्योंकि जाहिर है मैं भी एक खातून हूँ, मैं भी बाहर निकलती हूँ और चूँकि एक शनाख्त मेरी लोग जानते हैं, इस वजह से अमूमन अगर मैं अपने किसी निजी काम के लिए किसी मार्केट जा रही हूँ तो मैं अमूमन अबाया लेती हूँ और मुझे अबाया में पता है कि जब उनको पता नहीं होता ना कि साइमा कवल ये नहीं है और ये कोई रैंडमली कोई खातून जा रही है तो वो क्या क्या सुनना मुझे पड़ता है, क्या क्या पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं और किस किस पास से निकलते हुए मर्द हजरात क्या क्या बोलते हुए जा रहे होते हैं, वो मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा था। खैर यही हुआ और 5 दिन की ये शूट थी। मैंने 5 दिन के अंदर यकीन माने कि हमारे पास स्लॉट ख़त्म हो गई थी, हमारे पास बंदे ख़त्म नहीं हो रहे थे कि जितने बंदे हम लोगों ने पकड़े। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो कि बड़ी माजरत के साथ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये बात कहते हुए, प्रोग्राम में भी मैंने ये बात बोली थी और बड़े अफसोस के साथ मैंने बोली थी कि बहुत सारे बारिश ऐसे मर्द हजरात जिनको देखकर ही आपको ये पहला तासुर आता है कि ये एक मजहबी शख्सियत है, मैंने उनको भी पकड़ा। किस्सा तमाम करते हैं सिर्फ ये बताकर कि आपके माशरे में शायद कोई 5% से भी कम ऐसे मर्द होंगे कि जो कि कोई खातून जारी होगी ना तो उसको देखिए आपका जो घूरना होता है ना, स्टेयर करना, हिरासगी में वो भी आता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जुमला तो बहुत आगे की बात है कि उसको किसी जुमले से या फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा शायद ऐसा है, जब प्रोग्राम में कर रही थी, जब मैंने 2-3 लोगों को पकड़ा वहाँ पर, मुझे अफसोस और हैरानगी इस बात के ऊपर हुई कि जिस वक्त मैंने पकड़ा उसमें कुछ लोग जो थे वो तो कह रहे थे कि बिल्कुल सही किया आपने, हमारी भी बहनें बाहर निकलती हैं और ये इस तरीके से इनके साथ ये कर रहे होते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात थे, उसमें से कुछ पक्की उम्रों के अच्छे खासे अंकल्स से, यानी कि 50+, 60+। उन्होंने बाकायदा मुझे पता है क्या बहुत बुरी, जब मैंने उनको पकड़ा है, बुर्का मैंने पहना हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा कि बीबी तुम किस हक से इनके ऊपर इनको एक्सपोज कर रही हो, तुम्हें किसने ये हक दिया, अगर बाहर निकलेगी ना, अगर इतना ही तुम्हें है तो तुम घर में बैठो ना। अच्छा, आपको घर में मुझे कहना कि आप घर में बैठे ना, अगर इतनी गोरी चमड़ी लेके कोई बाहर निकलेगी औरत, उसको तो देखेंगे लोग। अच्छा, यानी औरत ये आपको पता है, इनका ये जुमला सुना था और मैं 30 सेकंड के लिए कम से कम मैं पॉज हो गई थी। मैंने कहा ये इस बंदे ने बोला क्या, इसने बता दिया कि हमारी मेंटालिटी कहाँ तक जा चुकी है। मतलब कि आप अगर कोई खातून बाहर निकल रही हैं, और मैं आपको बड़े वसूख से एक चीज़ बताऊँ, आपकी बहनें, आपकी बेटी, आपकी बीवी जो बाहर निकल रही है ना, खुदा की कसम वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रही। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि पहला हमारे यहाँ पे एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास मर्द जो होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है इस मामले में। वो झगड़ा नहीं करता, वो गिरेबान जाके नहीं पड़ता, तूने मेरी बहन को कैसे छेड़ा है, वो ये पहला उसका एक्शन ये होगा, तुम घर में बैठ जाओ, तुम घर में बैठ जाओ, ना तुम जाओगी ना कोई तुम्हें इस तरह दिखेगा, ये होता है। तो वो जो साहब थे वो मुझसे धूबधू हो गए, हालांकि उनका उससे, अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको ये आप इसको रिलैक्स अपने आप को कर लेंगे इस बात से कि एक शख्स एक खातून को इस तरीके से परेशान कर रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे देखिए, मैं इस वक्त
अबाए में मलबूस हूँ, इससे ज़्यादा बापर्दा लिबास क्या हो सकता है। मैं अगर अबाए में नहीं भी हूँ और मैं बापर्दा नहीं भी हूँ तो किसी का हक नहीं बनता है कामरान कि जाके मैं अगर जा रही हूँ, और ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है किसी खातून के लिए, मैं अगर जा रही हूँ और मुझे कोई इस तरह का जुमला सुनने को मिल रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ उसके लिए ख़त्म है। मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से ये देखा है कि आप जिन इलाकों की निशानदेही कर रही हैं जिसमें मज़ार कायद भी है, गुलिस्तान जौहर भी है, जमजमा भी है, बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं कि वहाँ पर इस तरह के शाम के औकात में अक्सर लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं। आपने तो एक स्टिंग ऑपरेशन किया उनको बेनकाब करने के लिए, लेकिन जो लड़कियाँ या औरतें खड़ी हुई होती हैं ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। कौन इस नेटवर्क को चला रहा है, कौन सी ख़वातीन हैं, कौन इसमें शामिल है? मैं सफारी पार्क, आपने बहुत मशहूर पार्क है, ठीक है जी, सफारी पार्क के बिल्कुल बाहर मैं बिल्कुल वहाँ के उसमें बीच उस पे तो मैंने 2 स्टिंग ऑपरेशन लगातार मैंने किए थे, क्योंकि उस पे मज़ार कायद हो गया, जमजमा हो गया, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने औरतों का अच्छा भला एक ग्रुप है पेशावर खवातीन का। सही, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने आपने देखा ना कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ भी रोड जा रहा है, जी जी बिल्कुल, ठीक है, और कुछ हॉस्पिटल्स हैं इतराफ में, इब्न सीना मॉडर्न हॉस्पिटल वगैरह से। अब वहाँ से जो खवातीन आती हैं वो ये देख रही होती है कि कौन खातून या कौन लड़की परेशान सी लग रही है, और परेशानी का सबब अगर उनको लगे कि वो पैसा है तो फौरी तौर पे अपना पत्ता फेंकती है कि देखो तुम्हें बड़े, तुम इस बाकी काम छोड़ो, किसी को पता नहीं चलेगा, तो मेरे साथ चलो सफारी पार्क के अंदर ही ना हमने वो जगह है, और अगर कोई ज़्यादा पैसे देता है तो हमारे पास एक फ्लैट भी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो मैं 2000 रुपये 1 घंटे के मिलते। ये खवातीन है जो ये खवातीन घेरती हैं और उनको मैंने पकड़ा है, यानी मजबूरी से फ़ायदा उठा। मैं बुर्का पहन के वहाँ पे खड़ी हुई और मुझे जब ये किसी ने ये बताई थी बात कि भाई ऐसा होता है, तो मैंने अपने चेहरे पे बाकायदा परेशानी के आसार जो थे ना, यानी कि थोड़ा सा मैंने अपनी आंखों में थोड़ी सी नमी लेकर आई और मैंने थोड़ा सा नकाब लिया हुआ था ताकि मेरी शनाख्त जाहिर ना हो। जी, वो खातून मेरे पास आई एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने वही अल्फाज का इस्तेमाल किया, अच्छा क्यों खड़ी हो यहाँ पे, मैंने कहा मैं रिक्शे का इंतज़ार कर रही हूँ, तो कहने लगी कि अच्छा मेरी बात सुनो तुम परेशान लग रही हो। मैंने कहा कि हाँ मेरे थोड़ा सा माली कुछ परेशानी है, मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली उन्होंने वही वाले अल्फाज किए कि देखो तो मेरी बात सुनो, किसी को पता नहीं चलेगा, तो मेरे साथ चलो या फिर सफारी में 1 घंटे के मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँगी। अच्छा, और किसी को नहीं, तुम इधर ही आ जाया करो और जितनी तुम घंटे लगाओगे इट्स लाइक जॉब, मतलब ये मैंने उसमें एक्सपोज किया है और मेरा खून खोल रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि अगर जिस तरह की मेरी थोड़ी सी गर्म तबीयत है, मेरा दिमाग जरा थोड़ा सा हो जाता है ऐसी बातों को सुन के, सबको पता है, मेरा दिल तो चाह रहा था मैं उस खातून को पकड़ के ना मैं लगा दूँ 2। पता नहीं कितनी बचियां होंगी वहाँ पर कामरान, ये तो मैं स्टिंग ऑपरेशन, उसने ये वो वाहिद ऐसी औरत थी, मुझे किसी मर्द ने अभी तक वो धमकी नहीं दी है जो मुझे उस औरत ने दी थी ऑन द स्पॉट। जब मैंने उसको एक्सपोज किया उसने कहा तुमने अगर ये प्रोग्राम नशर किया ना तो नताइज की जिम्मेदारी तुम पे खुद पे होगी। अच्छा, तुम, अब तुम्हारा पता है कि ये माइक देख लिया मैंने, तुम कौन से ऑफिस में हो मुझे अच्छे तरीके से पता है, वो तुम्हारी टाइमिंग मालूम करना कोई मसला नहीं है। अच्छा, यानी तो ये किसी न किसी बुनियाद पे कह रही होंगी ना, शायद उनके ताल्लुकात या तो पुलिस में होंगे या ब्यूरोक्रेसी में होंगे, मतलब कामरान जिस वक्त मैंने उसको पकड़ा है ना तो उसकी सबसे पहले उसको शेल्टर करने के लिए पुलिस ही आई थी, उनको बचाने के लिए पुलिस आ गई, बजाय उस बुराई को साफ करने के पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल पुलिस आ गई थी और पुलिस ने बाकायदा तौर पे हमसे ये मैं जब उसको मैंने कहा ठीक है सही है, मैं इसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करवाती हूँ, एक तो मुझे धमकी दी गई है, दूसरी बात ये है कि ये इस तरीके से वो करी थी, रिकॉर्डेड है सब कुछ, ये तो प्रोग्राम चलेगा, ये तो चलेगा हर सूरत में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तो मैंने चलाना ही है, ये तो मैंने बताना ही है। मैंने कहा पता नहीं कितनी मासूम बच्चियाँ, कोई मजबूर लड़की है, कोई किसी का कोई हॉस्पिटल में अगर कोई है और उसके पास माली उसकी तंगी है, हाथ तंग है, उसको पता नहीं किस किस जगह पे उसने जो है उसने भेजा होगा, किस किस दोजख में उसको उस औरतों ने धकेला होगा। सफारी पार्क के सामने मैं बता रही हूँ आपको। उसके ऊपर फिर ये हुआ था कि प्रोग्राम नशर हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो पुलिस की जो आला हुकाम है उनकी तरफ से फिर एक्शन हुआ था और वहाँ से उनको हटाया गया था। आप पावर सिर्फ देखें इस माशरे में उन खवातीन की, उस पावर सिर्फ देखें, मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो यार ये एक बुराई खत्म हो। क्या है, क्या इसलिए कि बड़े लड़कियों की सप्लाई है, पैसा है, क्या है उस पावर की? जब आपके वो खुद अपने मुंह से बोल रही है कि तुम्हें पता नहीं है हमारी बहुत बड़ा तुम पंगा ले रही हो, बाकायदा उसके अल्फाज ये थे, पंगे का लफ्ज उसने बाकायदा तौर पर कहने लगी कि तुम जो पंगा ले रही हो बहुत खतरनाक ले रही हो, तो तुम ये ना समझना पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं, मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं। अगर उस औरत को उसके पीछे वाकई में अगर कुछ पावरफुल लोग खड़े ना होते ना
उस औरत ने मेरे से माफ़िया मांगी थी कि नहीं नहीं प्लीज़ उसको वो ना करें। वो तो एकदम शेर बन गई यार तुम। फिर उसके बाद चूँकि मेरा घर थोड़ा सा उसके करीब ही है, तो क्या हुआ कि कई दफ़ा ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे मुझे जो है वो उधर से देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। खैर मुझे उस चीज़ की फ़िक्र होती भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि वहाँ पर उस मौके पे भी बहुत सारे लोग आ गए थे उसको शेल्टर करने के लिए, पुलिस समेत। यानी ये पूरा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। Exactly. हमने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में ये भी देखा है कि ये तो मकामी लड़कियां हो गई, गैर मकामी लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, बहालत मजबूरी हो या कोई और वजह हो, जो कि पंजाब से ग्रुप आ रहा है या किसी और इलाके में, किसी इलाके को वो नहीं साउथ पता। पंजाब से आ रहा है जी बहावलपुर की पट्टी है, जी बहावल नगर की पट्टी है, मुल्तान की पट्टी है, ठीक है। यहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई होती है यहाँ उस समय तो गैंग हुआ फिर पूरा। तो मैं किस चीज़ को मैं एक्सपोज कर रही हूँ? मैं तो गैंग को ही एक्सपोज कर रही हूँ। देखो अगर कोई फर्द वाहिद का कोई इस तरह का अमल होता है ना, तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, उसके लिए मैं इंटरेस्टेड होती भी नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा जान जोखिम में डाल दूँ अपनी। पूरा नेटवर्क था, मेरा घर पीछे था, मुझे पता था कि मैं रोज़ाना यहाँ पे रात के वक्त जाती हूँ, वहाँ पे गोरख धंधा क्या चल रहा होता है मैं जानती हूँ। जी सहाफ़ी हूँ ना, एक एक चीज़ को नोट कर रही होती हूँ। अच्छा देखो, एक चीज़ होती है कि आपकी कोई मजबूरी है, एक चीज़ होती है कि आप अगले को मजबूर साबित कर दें कि तू मजबूर हो गई है और तुमने अगर ये काम कर रही थी तुम्हारे बड़ा, उसमें एक बुराई होती है कि जो आपकी इनफरादी हद तक रहे, उस बुराई का लेवल बुरा होता है लेकिन अपने तक होता है। सिर्फ एक बुराई होती है उसमें आप सबको उस बुराई के अंदर खींच लें, वो उसका पैमाना अलग होता है, उसकी फिर सज़ा भी अलग होनी चाहिए। उस औरत को मैंने वहाँ से, खैर हमने पूरी कानूनी कार्रवाई करवाई, बात दिले न ख्वास तो उन्होंने कर भी ली होगी पुलिस वालों ने। ठीक 10 दिन के बाद औरत मुझे फिर नजर आ रही है। तो मुकदमा उसका दर्ज हुआ था, गिरफ्तार हुई थी, उसके खिलाफ कंप्लेन करवाई गई थी। कुछ मुअज़्ज़ज़, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग भी होते हैं, तो 2-3 वहाँ के जो मर्द हज़रात थे जिनको खुद बड़ा इस बात के ऊपर एतराज़ था, वो आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मुद्दत में कंप्लेन करवाएं। अच्छा ठीक है। उन्हीं ने फिर बाद में मुझे ये बताया कि वो खातून 10 दिन के बाद वहीं पे दोबारा आ गई हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टिंग ऑपरेशन किया, तो वो खातून की जगह उन्होंने किसी दूसरी खातून को वहाँ पे रखा हुआ था और मैंने ये दिखाया कि सफारी पार्क के अंदर, ये मैं 2022 की बात बता रही हूँ, अब का मुझे इस तरह से, क्योंकि अब मैंने उन खातून को काफ़ी अर्से से देखा नहीं है। 2022 और 23 में जो मैंने किया था लगातार ये स्टिंग ऑपरेशन, सिर्फ चंद महीने के वक्फे से मैंने किया था। तो जब मैंने दूसरा स्टिंग ऑपरेशन किया कामरान, तो वहाँ पे कोई दूसरी खातून थी और उन्होंने भी यही वाली बात की कि अगर कोई 500 रुपये देता है तो ये अंदर जगह है। ये अल्लाह। सफारी पार्क, फैमिली पार्क है भाई, बच्चे आते हैं मतलब पार्क के अंदर। रात के वक्त में। आपको याद होगा मज़ार कायद में भी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन मैं आपसे यही बात कहना चाह रही थी कि अगला जो मेरा पॉइंट था ना, वो था मज़ार कायद। इसी तरह का अमल सफारी पार्क बिल्कुल में आपने। ऐसा मेरे साथ हो चुका। मैं वहाँ पे खड़ी, अच्छा मैंने कहा कि मुझे इसी प्रोग्राम के दौरान में मैं जब मज़ार कायद पे खड़ी हुई थी और मैं अबाया लेके खड़ी हुई थी, यही हुआ कि ख़वातीन वहाँ पे और ख़वातीन के साथ कुछ दूसरे मर्द हजरात भी, अच्छा तो सारे के सारे गैर मकामी, एक खास पट्टी से, मतलब पंजाब कराची की से एक खास उनका पट्टी से ताल्लुक ताल्लुक है। नहीं। नहीं, खवातीन इक्का भी दुक्का गैर थे, मकामी इक्का हो। नहीं, इक्का दुक्का उसमें थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो मैंने उसमें देखा। अब एक खातून आ रही है, दूसरी खातून आ रही है, तीसरी खातून आ रही है। अब उसमें से खातून ने आके पूछा, तुम्हें यहाँ पे किसने खड़ा किया? तो मैं ज़की ने खड़ा किया। अच्छा, अब मेरे यानी क्लिक हो गया वो कारिंदे हैं, वो कोई ज़की हाँ, हो, कोई कारिंदे होंगे इस तो कहते तुम्हें नेटवर्क ज़की ने खड़ा किया। अब मैंने सुना, मैंने कहा कि नहीं, उसने नहीं खड़ा किया। किसने खड़ा किया तुम्हें यहाँ पे? मतलब आपने वो पॉइंट्स जो है ना, वो आपने उस पर कब्जा कर रखा है, उन पॉइंट्स के ऊपर, कि यहाँ पे इस तरह की के। जैसे थाने की जो डायरेक्शन होती है इसी तरह। बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप सोचिए, आप जरा किस माशरे में आप रह रहे हैं, और वो ऐसी जगह है कामरान के जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है ना, वो बस के इंतज़ार में खड़ी, उनका आना जाना रहता है, बस के इंतज़ार में खड़ी होती हैं। आप सोचिए कि हमारा कितना तो नुकसान हो गया होगा। ये तो सहमा, ये तो गैर महफूज कर दिया खवातीन को इन जगहों से, जो उनके नेटवर्क इंतहाई गैर महफूज कर दिया। उसमें उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने कैमरा वगैरह जब मैं निकालती हूँ, तो सिचुएशन ही बिल्कुल और हो जाती है। जैसे कि लोग देखते हैं, एक हाइप क्रिएट हो जाती है एकदम कि यार ये क्या हुआ है, ये हुआ है। मसला ये है कि हम तो पुलिस को भी लेके जा, अपने साथ सिक्योरिटी के लिए नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कई जितनी दफ़ा हम माजरत के साथ हम पुलिस को हम इन्फॉर्म करके गए हैं, वहाँ पे पहले से इतला पहुँच जाती है और वो गायब हो जाता वो है। गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। इस वजह से हम अपनी जान पे रिस्क ले लेते हैं दिखाने यानी के लिए। मंशियात से मिलता जुलता नेटवर्क है। बिल्कुल ऐसा पुलिस को बताएं तो वो फ़ोन कॉल पे गायब। बिल्कुल ऐसा है। मंशियात के हवाले से भी मैंने प्रोग्राम किया है।
औरंगी टाउन के वो जो पहाड़ी इलाके हैं, मैंने वहाँ पर किया है। और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि सुबह से हम लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जैसे ही पुलिस को इत्तला दी, वहाँ पे जाते के साथ ही हमारे जाने से पहले वहाँ पर सब सफाया अपनी आंखों से जब देख कर आए थे हम लोग। तो इसी तरीके से उनका वो उस खातून का भी वो जो एक उसकी जो लैंग्वेज थी वो बाकायदा तौर पे धमकी देने वाली थी कि यार होगा कुछ भी नहीं, तुम एक्सपोज कर दोगे कुछ भी नहीं, तो होगा कुछ भी नहीं। इसका कॉन्फिडेंस किसने दिया उसे? कोई सोचे तो सही जरा। अच्छा, इसमें हमने ये देखा है कि गदागरी की आड़ में भी ये नेटवर्क काम कर रहा है। और हम अक्सर देखते हैं कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। पहले तो गदागर कोई मोहम्मद हजरात बुजुर्ग लोग होते थे जिनका हाथ पैर सलामत नहीं होता था, वो भी खैर उस वो एक अलग बहस है। लेकिन गदागरी की आड़ में एक हमने ये देखा कि कोई खातून जो है वो आप या तो गाड़ी रोके या मतलब अबाया पहनकर अच्छी शक्लो सूरत की लड़कियां जो है वो गदागरी की आड़ में ये काम कर रही हैं, या ये किस हद तक सदा? मैंने चूँकि एक स्टिंग ऑपरेशन जो था वो मेरा इसका मशहूर है ईव टीजिंग का, और एक जो है वो मेरा गदागर के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन है वो बहुत फेमस है। क्या वजह है कि उसमें मैंने भी, आपको याद होगा कि मैंने गदागर का मैंने रूप धार के मैं बीच में बैठी थी, मुग़ल्लज़ात सुनी थी मैंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे अपने लिए। और वहाँ पर यकीन मानिए कि मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि जब मैं उसमें जो थी वो मैं इस हालत में भी थी, तो फ्रस्ट्रेशन वही वाली बात होती है कि उसमें भी कई ऐसे बस कंडक्टर थे। अच्छा, मैं जिनके सामने जा रही थी करने के लिए, बस कंडक्टर जो थे वो बाकायदा तौर पे अपनी जिनसी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। अच्छा, वो बस कंडक्टर भी उसमें शामिल थे? उसमें बस कंडक्टर शामिल थे, उसमें बहुत सारे जो गाड़ियों वाले थे वो थे। और मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि यार मतलब इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क हमारी सोसाइटी का हो नहीं सकता। आपका कॉन्सेंट है ना, वो बात अलग है। आपका कॉन्सेंट नहीं है और फिर आपको बाकायदा तौर पे इस तरह का कोई जुमला सुनने को मिले सामने से, आप मेंटली ट्रॉमा का शिकार होते हो बाकायदा तौर पे। लेकिन अब चूंकि बात कर रहे हैं हम ये गदागरों की, बिल्कुल इसमें बाकायदा ऐसी खवातीन हैं इसमें जो पेशावर हैं और वो गदागरी की आड़ में वो ये करेंगे। आप खवातीन की बात करें, इसमें बच्चे शामिल हैं। लेकिन सहमा, सवाल ये है कि इतने नोटिस होते हैं, इतने एक्शन लिए जाते हैं और हम ये भी देखते हैं कि उसके नताइज बहुत ही भयानक होते हैं। नौजवान नस्ल बेरारवी की वजह से मोजी अमराज में मुब्तला हो रही है। तो इस पर क्या हमारा पुलिस अगर इनके साथ मुलविस है, दूसरे इदारे कहाँ हैं, या ह्यूमन राइट्स के, या फिर वही मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात है? देखो, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वो तो एक स्लोगन है ना जी। लेकिन अगर आप इस और वो एक खास किस्म की खवातीन को माना जाता है कि भाई वो बहुत एलिट तबके की होंगी और ये होंगी। अगर इस पूरे एक स्लोगन को अगर आप लेके जाएंगे ना इस जगह पर, तो बिल्कुल यही उन्होंने अपना वो बना रखा है। अब उनको पता है कि इसकी जो बेटी है, अगर एक औरत है, पहले तो मुझे ये शक होता है कि वो उसकी माँ नहीं है। अच्छा, अब वो अपनी बेटियों को लेकर निकल रही है पूरे जत्थे के साथ। इधर वो माशरा है कि मैंने तो इनके दरमियान में बैठ के मैंने देखा है ना भाई, ये जो इज्जत, ये लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, ये सारे ये जो होते हैं ना, ये मफरूजात, ये हम मिडिल क्लास वालों के लिए होते हैं। इनके लिए नहीं होते। इनकी माँ को पता है कि वो इतना बड़ा जत्था जो अपनी बेटियों को लेके जा रही है, बेटियां आप पहले देखोगे कि वो कितना मजबूर है, तो वो आपको उसके खुलिये से लगेगा। वो बाकायदा खवातीन, उनके ज़्यादा क्या टिकोसला होगा उनका, क्या हाथ में गुब्बारे होंगे या कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी, मांगेगी वो। और उसके बाद वो बाकायदा तौर पे उनके, आप कभी छुप के आप ज़रा जब उनको लगेगा ना कि यार ये बंदा, इसको ये कस्टमर है हाँ। इससे मुझे कुछ मिल सकता है, आप ज़रा कभी उनसे मांगने का तरीका आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा। ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ, आप भी करके देखिएगा। आप खुद एक बहुत माशाल्लाह जयद एक रिपोर्टर और एक सहाफ़ी हैं, आप खुद भी करके देखिएगा। किसी सिग्नल पे जाइएगा या किसी ऐसे पार्क में जाइएगा, वहाँ पे वो जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं, बिल्कुल हार्डली उनकी उम्र होती होगी कोई 16 साल 15 साल इस तरह की, वो आएंगी और वो बाकायदा तौर पे उनको आप उनका सिर्फ एक जायज़ा लीजिएगा उनके मांगने का जी। उनका जायज़ा आप जब लेंगे ना, जब उनको ये पता होगा ये इस आदमी से मुझे कुछ मिल सकता है और इस आदमी की आंख लग रही है कि ये कुछ पैसे वाला बंदा, यस, उस बंदे की कुछ नियत पे उनको हो जाता है, वो कहता है कोई मकनातीस खींच लेता है आपको। वो जब जाएगी ना, तो आप कभी उनको ऑब्जर्व करके देखिएगा, उनके मांगने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। वो आपको इंडिकेट करेंगी बाकायदा तौर पे। तो मैं जब फ़कीर माफिया का ये प्रोग्राम कर रही थी, गदागर माफिया का प्रोग्राम कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ये पता चला कि
इनमें कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं होती, यकीन मानिए नहीं होती। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के ऊपर है कि हम जाहिर कि एक, अब वो पत्नी उसकी माँ है भी या नहीं है, उसके साथ जो माँ बन के चल रही है वो उसकी माँ है भी या नहीं है, उसकी गोद में जो बच्चा है वो पत्नी उसका अपना बच्चा है भी या नहीं है, किसी को वो बच्चे आपने कभी हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, वो मतलब हमारा जीना हराम कर देते हैं, वो जितनी दफा रोते हैं और जिस तरीके से करते हैं। आपने इनके बच्चे को कभी रोते हुए देखा है? वो जो टिक के बैठा होगा ना उसकी गर्दन पर, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी फिनर गन की कितनी उसको डोज पिला दी गई है उस बच्चे को पूरा। अब ये जो अगर ये इस तरह काम कर रहे हैं ना और इतनी प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है प्योरली इसके लिए सिर्फ ये कहा जाएगा माफिया है। यानी सवाल ये है कि इस किस्म की जो वही स्लोगन जो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला, क्या इस वजह से इस फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है? ये वजूहात भी हो सकती है। मैंने लास्ट वाला जो मैंने गदागर माफिया वाला मैंने किया था, तो उसमें मैं इनकी बस्तियों में गई थी। इनकी बस्तियों में मैंने जितनी शराब की बोतलें खाली मैंने देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी ऐसी जगह पे मैंने इतने जी ये मैंने गदागर में, इनके घर के मर्द जो होंगे ना वो पड़े होंगे अपने घर के अंदर, औरतों को बाहर निकाला होगा इन्होंने। अच्छा, जितने मर्द उतनी उनको देखने से आपको लगेगा उनको कोई सरोकार नहीं है कि उनकी जवान लड़कियां जो है वो बाहर जा रही हैं, वो किस तरीके से लेकर आ रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और उनको पता भी है तो वो अंधे बने हुए हैं। इतनी मैंने जब वो देखी ना तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग मांग रहे हो और ये तुम शराब की बोतलें निकल रही हैं, ये कहाँ से आ रहा है? उनकी शर्म हया मर चुकी है मतलब उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को, अपनी शर्म हया को मार दिया बिल्कुल इस तरीके से। इसका नतीजा सिर्फ उनको नहीं भुगतना पड़ रहा, वो तो जो काम कर रहे हैं वो अपनी विल से कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपके माशरे के अंदर उसका कितना बड़ा एक आपके फिसाद माशरा जो है वो कितना हो गया है। अब इस तरह की आपको पता है कि ये जो एक्टिविटी ये कर रहे होते हैं, अगर हेपेटाइटिस और एड्स, ये HIV और ये इतने बुरे तरीके से, इस वक्त मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पिछले 10 साल की जो आती है उसमें इतने बड़े पैमाने पर वजह क्या बनी है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गैर महफूज जिनसी इस तरीके से जब आप ताल्लुकात जो हैं वो आपके बनने के लिए पूरे माशरे में इस तरीके से वो इतने सारे आम होंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी कि आपके पीछे माफिया खड़ा हुआ है। आपका वो माफिया चाहे वो, मैं तो हैरान रह गई, मतलब हम कहते हैं फ़कीर से ज़्यादा किसी को हम मिसाल देनी होती है ना, किसी की किसी के मतलब बिल्कुल लाचार होने की, तो हम कहते हैं यार क्या फ़कीर जैसा बंदा है, फ़कीर बंदा है यार, इसको क्या। ओ भाई फ़कीर यहाँ पे कराची में बहुत बड़ा माफिया है। हाँ, अच्छा, एक इसमें ये भी पहलू है कि ये इनको जो गदागरी और जो लड़कियां सप्लाई वाला जो नेटवर्क है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में छोड़ने के लिए आते हैं। रात के वक्त में उनकी पूरी गाड़ियाँ आती हैं बाकायदा तौर पे भर के, और वो मुझे लोगों ने आके मुझे बताया कि साइमा बाजी रात के 2 बजे यहाँ पर बाकायदा तौर पे यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। बादराबाद में भी हमें बताया, मतलब ऐसी की नाक के नीचे ऑपरेशन, ऐसी पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है, यकीन करें कामरान साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ गई यार, इतनी अच्छी को इनको एक पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मिली हुई है यहाँ पर, कि यहाँ पर उनको छोड़ा जाता है और उनका टाइम होता है बाकायदा तौर पे, और उनको लेके जाया जाता है। आपको पूरे दिन का, जिस तरीके से ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, तो उनको एक टारगेट दिया जाता है मार्केटिंग वालों को, तुमने इतना टारगेट जो है ना वो ये है तुम्हारा, इसको करना है, वो कुछ भी करेगा उसको वो टारगेट अचीव करना है। इनको ये टारगेट दिया जाता है यार तुमने डेली बेसिस पे तुमने इतना लेकर आना है। हद है वैसे। अच्छा, आते हैं कुछ इसी से जुड़े एक मसले की तरफ। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम देखते रहते हैं कि अक्सर लड़के या मर्द आपको मुख्तलिफ मैसेजेस करते हैं, उसमें गैर इखलाकी मैसेजेस भी होते हैं, कई तो आपको कहते हैं कि हमसे शादी कर लो, तो सोशल मीडिया पे आप उन्हीं के मैसेजेस शेयर कर देती हैं। वो कौन लोग हैं? ये भी उसी किस्म के लोग हैं? एक तवील अरसे तक, अच्छा मुझे ये एक खुशफहमी थी कि यार चूंकि अब मेरा एक नाम बन चुका है और लोगों को पता है मैं बड़ी खतरनाक किस्म की एक शोहरत है मेरी, लोग मुझसे थोड़ा सा दूर जाएंगे, और मुझे ना कम से कम ये मुझे प्रोटेक्शन रहेगी। खाम ख्याली थी मेरी जनाब, लेकिन हम तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट जनाब बिल्कुल खाम ख्याली थी मेरी, और मैं आपकी इसी पहले तो मैं ये किया करती थी कि मैं ब्लॉक कर दिया करती थी। अब मैं ब्लॉक करती थी, वो दूसरी आईडी बना के फिर आ जाते थे। अच्छा, मैं कब तक इग्नोर करती। फिर मैंने कहा कि यार अब बहुत हो गई, अब जिसके भी इस तरह के मैसेजेस आते थे, इस तरह के गैर अखलाकी मैसेजेस आते थे, मैं उसको सोशल मीडिया पे दे दिया करती थी, भाई अब जरा इसको जरा देख लो। मेरे फ़ोन पे जिस तरह के मैसेजेस आते थे वो भी मैंने अब देना शुरू कर दिया कि यार इसका और कोई तरीका नहीं है। मैं तंग आ गए, मैंने ये कर लिया। मैंने कई मरतबा FIA को मैंने अपनी दरख्वास्त दी। अच्छा,
कुछ आईडी से मुझे बाकायदा तौर पे जब मैंने उनको मना किया कि भाई गलत जगह पे बेटा, तुम गलत जगह पे इस वक्त यूज कर रहे हो, तो वहां से मुझे जब थोड़े से धमकी वाले मैसेजेस वगैरह आए तो मैंने कहा यार अब ये सीरियस हो गया। इट्स अ हाई टाइम कि अब मुझे एफआईए के पास जाना चाहिए। लेकिन कोई खास इतनी कार्रवाई वहाँ पे होती नहीं है जब तक कि आपके पास, क्योंकि फेसबुक का भी एक बड़ा मसला होता है, जो अगर आप एफआईए में जाए वहाँ से पहले इजाजत लो, फिर एक वो प्रोसेस Fake होता है, accounts और ये उतनी सारी देर में वो अच्छे तरीके से अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल चुका होता है, तो कोई फायदा नहीं होता। मैंने फिर इसका ये तरीका अपनाया, मैंने कहा कि यार अब मैं इनके बगैर इनके नाम ब्लर किए मैं ये ना उनको बेनकाब करें, कौन उसको बोले? उस पे भी बड़ा खतरनाक वाला रिएक्शन 2-3 दफ़ा आ गया था मुझे। अच्छा, उसके बाद इनको पता है कि ये खातून जो हैं वो बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम करती हैं, बड़ी ख़तरनाक शोहरत है इनकी। इसके बावजूद वो पूरा चांस लेते हैं कि यार हो सकता है कि यार ये किसी मूड में बैठी हो सकता है कि कोई एक्सेप्टेंस हो जाए। जी जी। और ऐसे ऐसे गैर अखलाकी किस्म के मैसेजेस मैं लोगों की और मर्दों की, मैं जो यहाँ के फ्रस्ट्रेशन उनकी मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। आपको मैं पूरा आपको जवाब नहीं दे रही, मैं आपको देखकर इग्नोर कर रही हूँ, मैं आपका मैसेजेस देखकर मैं बाकायदा तौर पे उसको इग्नोर कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी जी। उसके बावजूद वो मुसलसल करेगा और आखिर में फिर जब उसको लगेगा कि ये नहीं है तो फिर आगे गाली गलौज शुरू कर दी, तो ये फिर धमकियाँ शुरू हो जाती इसी हैं। तरह का एक मसला था, आप प्रोग्राम करने गई थी, चाचा मिल गए थे, वो चाचा की तो कहानी आज ओ माय गॉड, वो चाचा बाय द वे गरी का रहमत करे चाचा को अल्लाह ताला, मुझे बुरे तरीके से वायरल करके वो खुद कब्र में चले गए हैं। और कामरान अब बात छिड़ी गई है, हम बड़ा सीरियस टॉपिक कर रहे थे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वो था लियाकत मार्केट मलिर की जो है, हाँ। ठीक है, वहाँ के मैंने किया था प्रोग्राम। और वो जब मैंने किया तो बाखुदा मुझे नहीं पता था कि वो चाचा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 200 का मोब जो था वो हाँ, पीछे मजमा था। एक अच्छा खासा आपके इर्द गिर्द वो खड़ा भी हुआ। स्ट्रिंग ऑपरेशन था एक तो, और उसमें मोब वो जो था पत्थरों के ऊपर था। जी जी। पीछे 200 का मोब जो था ना दुकानदारों का, वो शोर मचा रहा था। मुझे कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे अपनी भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो चाचा ने क्या बोला मुझे कुछ पता नहीं, और मैं ऑफिस आ गई। उसके बाद खैर कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जगह पे, वैसे कुछ ऑफिस में कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने शरारतन उसको जो था वो वायरल उसमें कर दिया, लेकिन बड़ा गलत किया था उन्होंने, और वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बार वो हो गया। लेकिन उसके बाद फिर सबसे ज्यादा उसको कैश किया भारत ने, इंडिया से सबसे ज्यादा। कैरी मनाती ने मुझे रोस्ट कर दिया, मतलब देखो तो सही भाई, मुझसे तो पूछो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या हुआ था बिल्कुल ऐसे उसके। कुछ और वो जो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस टेंशन के बाद मैंने लियाकत मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। कई सालों बाद जब मैं लियाकत मार्केट एक और प्रोग्राम करने के लिए गई, वो भी पत्थरों के ऊपर था, तो वहाँ के जो जितने भी दुकानदार थे ना, लड़कों समेत, वो एक एक आके मुझसे फर्दन मुझसे ताजियत कर रहा था, चाचा मर गया, चाचा मर गया। अच्छा। तो मैंने आगे तंग आ गया, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, चूड़ियां तोड़ दूं, अल्लाह करे, मांग से सिंदूर हटा दूं, क्या करूं, अच्छा हुआ मर गया। अच्छा साइमा, इतने मसाइल झेले, धमकियां भी आपने ली, चाचा जैसे लोग भी देख लिए, थप्पड़ भी खा लिया, अब मजीद आप मतलब जारी रखेंगी अपने इस काम? बिल्कुल, मेरा काम है कामरान, ये मेरा काम है, पैशन है मेरा। और ये तमाम इन तमाम तर लूप होल्स, इसके तमाम तर अपने इस शोबे के डू एंड डोंट्स, इसके तमाम तर धमकियों के और जितने भी इसके जो मुज़मिरात हैं, उसको एक्सेप्ट करके मैंने इस फील्ड में कदम रखा था। और मुझे पता था, ये जब मैं प्रोग्राम कर रही थी, मुझे पता था मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मैक्सिमम मैंने तो इससे भी ज़्यादा सोचा हुआ है, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो वो मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। जब मैंने तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करके मैंने ये किया ना, तो मुझे किसी किस्म का जो है ना वो ये शिकवा करने का या किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन करने का हक नहीं है। आज मैं आपसे ये भी पूछूंगा, वो नादरा वाला वाक़या भी आप बता दें, जब आप गई थी प्रोग्राम करने। नादरा वाला वाक़या बिल्कुल, वो एक तो कराची की आवाज़ उसमें मैं करती थी, नादरा की बहुत कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे जो है बड़ा नारवा, ख़वातीन जो अपने घर, ये वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं अमूमन अपने शनाख्ती कार्ड के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, एक जो जिसके बगैर आपका कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता, जब आप नादरा में जाते हैं आपके साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता है, ज़लील ख्वार किया जाता है, आपको बाकायदा तौर पे आप रोना शुरू कर देते हैं। आपको कैसा लगेगा कि आपके भाई को आप अपनी फैमिली के साथ अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए गए और कोई आया और आपके भाई को आपके नज़रों के सामने जो है ना वो उसको जलील करना शुरू कर दे, पकड़ के उसको धक्का देना शुरू कर दे। बहन के सामने, माँ के सामने अगर करेगी, या बेटी को, वहाँ पे हुआ ये कि इसी तरीके से हो रहा था, मैं ये कर रही थी। एक तो देखो उस वक्त उम्र भी बहुत
उस वक्त मेरी जो थी वो मतलब यानी कि बिल्कुल नया नया मेरा वो था उस वक्त दिमाग जो था वो हाँ, ज़रा जल्दी गर्म हो जाता कराची था। की आवाज़ आपका प्रोग्राम है। उसमें क्या हुआ कि एक हामला खातून थी, वो अपनी उसकी जो बेटी थी तकरीबन वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। अच्छा, उसको फौरी तौर पे अपना शनाख्ती कार्ड बनाना था और जैसे ही उसकी माँ ने बताया कि हमारा 3 दिन से हम ख्वार हो रहे हैं, हम जैसे ही हमारा नंबर आता है ना, ये गार्ड जो है ये पीछे से लोगों को लेकर आता है और सिफारिशी लोगों को सिफारिशों लेकर को आता लोगों है को कहता है हमारी जब तक कि हम दोनों, मेरी बेटी खड़ी नहीं हो सकती, इसके पाँव में सूजन देखें आप जरा, हमारी जैसी खिड़की में आता है तो ये कह देते हैं कि भाई अब टाइम खत्म हो गया। 3 दिन से यही हो रहा है। अब जब उसके बारे में बात करने की कोशिश की तो बिल्कुल फिरौन वाला रवैया, अमले का भी, और उसको कोई तमीज़ नहीं किसी किस्म की, ना गार्ड को कोई तमीज़ है ना उनको, वो इस तरीके से उन्होंने अपनी एक ऊँट बेमहार की तरह, शुतर बेमहार की तरह उन्होंने अपना निज़ाम चलाया हुआ है। उस वक्त फिर एक मौका आया था कि उसने बाकायदा तौर पे मेरी जो टीम थी, बजाय ये कि जब हम कुछ बोल नहीं, आपसे किसी किस्म की कोई, हम लोग कोई हाथ नहीं उठा रहे या फिर हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, आप सिर्फ अपनी फ़ुरानियत को झाड़ने के लिए कि भाई आप यहाँ से ना इनकी बात नहीं सुनो, इन आम लोगों की बात नहीं सुनो, और आप मेरे कैमरामैन का हाथ जो है वो तकरीबन उसने पकड़ के रख दिया, पकड़ के। ठीक है। कामरान आप खुद भी सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि कैमरा और माइक ये हमारे लिए क्या चीज़ है, बिल्कुल मुज़फ़्फ़र है, ये रोज़ी है हमारी, और ये अगर इस पे हाथ आया, इस पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर वो औरत जिस तरह रोई है ना मेरे सामने, बूढ़ी औरतें जब मेरे सामने रोई है, वहाँ पे एक भाई को मैंने जलील होते के देखा, और वो कोई ऐसे क्रिमिनल लोग नहीं थे, वो घर के आपके और मेरे घर में जिस तरह खवातीन है। तो ये फिर आपको फिर जो हुआ वो वाकई में एक, या तो मैं फिर सहाफ़ी रहती या मैं फिर इंसान रहती, तो मैंने इंसान बनना ज़्यादा मैंने मुनासिब समझा। उस वक्त वो जो रिएक्शन था वो एक सहाफ़ी का नहीं था, वो एक इंसान का था जो अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। आपसे ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं हुआ और किसी से भी बर्दाश्त ना होता। मैं ये कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप भी वहाँ पे होते आप भी यही रिएक्शन। आखिर में सायमा, ये जितने मसाइल हैं जो गैर अखलाक़ी मसाइल हैं, इसमें बेरारवी, सड़कों पे इस तरह के हमला ताम होना, या गेस्ट हाउसेज हैं या फहाशी के अड्डे, इनके लिए आपका नौजवान नस्ल को क्या पैगाम है और हमारे हुक्काम को क्या पैगाम है कि इन मसाइल, इस गंदगी को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए और नौजवानों को कौन सा सीधा रास्ता? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, खुदा के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखें। आई नो दैट कि इस वक्त आप, अगर मैं ये कहूँगी ना मुझे किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो मैं गलत बोलूँगी, झूठ बोलूँगी। मैं सबको फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी हवाले से होती है। इट डजेंट मीन कि आप जाके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से बहरावी के ज़रिए या किसी खातून को इतना एक मेंटली ट्रॉमा देकर उसको इस तरीके से ईव टीजिंग का शिकार बना के आप अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालें। इसका एक और तरीका हो सकता है, आप अपने आप को, आप अपना किसी दूसरी तरफ ध्यान लगाएं। आप अगर आपके दिमाग में इस तरह शैतानी एक ख्यालात आ रहे हैं, कामरान इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिकेशन करें, आप नमाज पढ़ें, आप 10 चीज़ें आपके आप अपना दिमाग जो है वो दूसरी तरफ लेकर आएँ। ये हल नहीं है कि आप किसी दूसरे को, और वो भी किसी खातून को। आपको पता है, मैं जब ये प्रोग्राम कर रही थी, मुझे बहुत सारी खवातीन जो कि वो कह रही थी कि साइमा हम इतना मेंटली ट्रॉमा का शिकार होते हैं। जब पहला फीडबैक आया ना मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इतने मेंटली ट्रॉमा का शिकार होते हैं, और ये जब जुमले जाते हैं ना कानों में और जो इस तरीके से करते हैं, हम घर किस तरह आते हैं ना हमें पता है, और फिर आके हम अपने घर वालों को बता भी नहीं सकते। जिस दिन उनको बता दिया, उन्होंने सबसे पहले हमें ही घर पे बिठा लेना है। हम तो कहने लगी कि अच्छा है कि आपने एक्सपोज किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, इसके ऊपर वैगाबॉन्डिंग का पूरा एक एक्ट है जो कि लागू होता है। अच्छी खासी 1 साल की आपकी कम से कम सजा हो सकती है आपको। खुदा के लिए कि अगर कोई खातून, अगर आप देख रहे हैं ना कि आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो अंधे ना बने, इतने बेहिस ना हो के चलो यार ये तो रोज़ाना का माहौल है। ये तो अगर किसी को आप इस तरीके से, किसी खातून को इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि वो अनकंफर्टेबल है और कोई बार बार मोटरसाइकिल उसके पास लेकर आ रहा है, गाड़ी उसका तवाफ़ कर रही है। कितनी गाड़ियों ने मेरा तवाफ़ किया है उस वक्त, मुझे पता है कि किस तरीके से वो चक्कर लगा रही होती थी आपके गिर्द। और उस वक्त मुझे पता था कि 1 मिनट में मेरी एक आवाज़ के ऊपर मेरी पूरी टीम आएगी, ये एक्सपोज हो जाएगा, इसकी धज्जियाँ बिखर जाएंगी। मुझे पता होता था। इसके बावजूद वो चंद सेकंड होते थे ना, या 1 मिनट, वो जो उसका वो होता था, खुदा की कसम मैं उस वक्त मेंटली, मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी, इसके बावजूद मैं मेंटली ट्रॉमा का शिकार होती थी। मैं सोच रही हूँ कि जिन खवातीन का घर से बाहर मजबूरी के तहत निकलना होता होगा अपनी जॉब के लिए, बाहर जाने के लिए, किस तरह की ये चीज़ें बर्दाश्त करती होंगी यार। जब ही तो फिर आप देखें कि आपके नफ्सियाती मसाइल खवातीन के कितने बढ़ रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है
तो अपनी फ्रस्ट्रेशन यार अपने तक रखें, अपनी फ्रस्ट्रेशन खुदा के लिए इस तरीके से ना निकालें। दूसरे तरीके होते हैं आपकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के, उनको अवेल कर लें, लेकिन ये तरीका गलत है। गवर्नमेंट अपनी मदईयत में इस तरह के इस कानून को मजीद वेगा बॉन्डिंग के इस कानून को मजीद सख्त करे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का गश्त ऐसी जगहों पे जहाँ पे खवातीन का इस तरीके से सरेराह जाना हो, वहाँ पे उनका गश्त होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। नफरी ज़्यादा करें, मोबाइलिंग उसकी जो है वो ज़्यादा करें, ताकि ये कम से कम एक औरत को ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि यार अगर ये बंदा मुझे कर रहा है ना, हिरासा कर रहा है, तो कोई अभी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती होगी। और ऐसा ना हो कि वो आए और आप उनसे साज़बाज़ करके ये बात ये गई वो गई, नहीं ऐसा नहीं, फिर नज़र आना चाहिए, तो ये होगा काम होना चाहिए। और सबसे बढ़कर मैं ख़वातीन से ये कहूँगी कि देखिए, अगर आप ये चाहती है ना कि ये ख़त्म हो, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, उस वक्त ज़रा थोड़ा सा शोर मचा दिया करें। चाहे वो आपको बस में भी, अगर मैंने बहुत सारी इसमें ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, बस के अंदर उनके साथ बहुत सारे भाई मिल बहुत सारे भाई आ जाते हैं उस वक्त, जिस वक्त होता है ना, तो उस वक्त भाई ये होता है, ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है। उस वक्त आप थोड़ा सा शोर मचा दें, कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए कि कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि उस बंदे को थोड़ा सा एक वो उसके दिल में वो एक दफ़ा पकड़ा जाएगा, इस तरीके से उसकी जिल्लत होगी, उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी दफ़ा वो दोबारा ये हरकत करते हुए कम से कम 10 दफ़ा ज़रूर सोचेगा, यकीन मानिए, सिर्फ आप थोड़ी हिम्मत कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रैंकर पर्सन साहिमा कंवल मेरे हमरा मौजूद थी, और इस बेरारवी के लिए इनका मशवरा ये है कि कानून तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं है, उस पर सख्ती से अमल दरामद होना ज़रूरी है, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जाने, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचाने। बहुत शुक्रिया। अगली पॉडकास्ट तक के लिए कामरान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।